हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल क्लासेस। तो गाइस आज था 8 अक्टूबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अभी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है। वो ऑर्गेनाइजेशन बेलारूस, रशिया और यूक्रेन की है, जिसके अंदर चैंपियंस देखने को मिले हैं। एक जेल्ड बेलारूस एक्टिविस्ट हैं और 2 ग्रुप्स हैं यूक्रेन और रशिया से, जिन्हों अवार्ड किया गया है नोबल पीस प्राइज फॉर चैंपियनिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसीज को उन्होंने जीता है। ह्यूमन राइट्स पे वो बात करते थे, डेमोक्रेसी पे वो बात करते थे। वो डिसीजन किसको दिया गया है इस चीज़ को लेकर, जो उन्हें ऑनर किया गया है, एलेक्स बाइलित्स्काय। रशियंस मेमोरियल एंड द यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज सीसीएल एक रिबफ है इन दो ऑथोरिटेरियन लीडर्स का, यानी कि इन दो लीडर्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, रशियन मेमोरियल एंड द यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज सीसीएल। उसके बिहाफ पे इन्हों क्या दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज मिला गया है। तो ए triumph in human rights watchdogs from Belarus, Russia, and Ukraine won the Nobel Peace Prize on a Friday. A highly symbolic choice of endurance. Endurance उनको बोलते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है। एक हाईली सिम्बॉलिक दिया गया है, ये जो चूज किए गए हैं ल्यूरेंस को, ड्रोन फ्रॉम द 3 नेशन एट द सेंटर ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, जबकि यूक्रेन में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। ओनर वेंट टू डिटेन्स एक्टिविस्ट एलेस बाइलेत्सिस्काय ऑफ बेलारूस, रशियन राइट्स ग्रुप्स मेमोरियल एंड यूक्रेन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। दे हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट्स वॉर क्राइम्स। इन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाए जिसके अंदर वॉर के अंदर क्राइम्स दिखाए हैं। इन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स दिखाया है अपना ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस एंड द अब्यूज ऑफ पावर को लेकर। हेड ऑफ ए नॉर्वेजियंस नोबल कमेटी बेरिट रेसन एंडरसन ने इस रिपोर्ट को क्या किया है, बताया है। तो हमें इसके बारे में यही जानना था कि किसको अभी नोबल पीस प्राइज मिला है अमिड दी यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके ब्याह पे, और एक डिटेन पर्सन को भी जो जेल में थे उनको भी नोबल प्राइज में दिया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कि जो आंध्र प्रदेश में कोंडो रेडी ट्राइबल फैमिलीज देखने को मिलेंगी, वो बैम्बो को यूज़ करती हैं एज अ रेसिपी हेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। वो बैम्बो के गार्लैंड को एज यूज़ करती हैं, यानी कि फूलों के हार की तरह अपने घर में डेकोरेट करने के लिए बैम्बो को क्या करती हैं, यूज़ करती है। उसके बारे में इसको बताया है। एंट्रेंस ऑफ कोंडो लछुमन्नास टेस्ट हाउस एंड दुम्पलवलस्वा हैमलेट ऑफ वाई रामावर्मा मंडल इन एलूरी सीतारामन राजू एएसआर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की। इस डेकोरेटेड विद एन गार्लैंड ऑफ इन बैम्बोस सूट्स, यानी कि जो बैम्बोस की फूलों की तरह, हार की तरह उन्हें सजाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, जो कोंगो रेडी ट्राइबल फैमिलीज हैं। हैंग सच गार्लैंड्स टू द रूफ्स ऑफ देयर ड्वेलिंग्स एंड ड्राई देम फॉर ए वीक्स, यानी कि उन्हें अपने रूफ पर उन्हें पहले सुखाया जाता है, फिर उन्हें एक वीक तक सुखाने के बाद उन्हें फिर डेकोरेट की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, कोंडो रेडी ट्राइबल फैमिली के बारे में, क्योंकि पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्राइबल से पूछे गए हैं। तो कोंडो रेडीज और हिल रेडीज एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल ट्राइब्स है इन द स्टेट इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, और नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उड़ीसा और तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाएगी। दे आर इंटायरली अनरिलेटेड टू द हिंदूज, वो बिल्कुल भी क्या है, हिंदू से रिलेटेड नहीं है। कास्ट ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रेड्डी, उन्हें रेड्डी के नाम से जाना जाता है। दे लिव इन प्रोडिमेंटलीज इन द खम्मन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर रहती हैं, विद ए स्मॉलर नंबर इन द वेस्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाएंगी। कोंडर एडीज आर नॉट लिसन एज इन ट्राइबल्स इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में इनको ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला है। डिस्पाइट द कम्युनिटी डिमांड, जबकि कम्युनिटी ये जो ट्राइबल है ये डिमांड कर चुके हैं। कोंडर एडीज नॉर्मली स्पीक इन तेलुगु विद आउटसाइडर्स, ये तेलुगु बोलती हैं जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ। द 1991 सेंसस ऑफ इंडिया काउंटेड 432 हिल रेडीज, यानी कि 432 क्या हैं, इनकी काउंट देखने को मिल जाएगी 1991 के सेंसस के हिसाब से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है
वो न्यूज़ में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अभी रेस्पेक्ट और गारंटी ह्यूमन राइट्स टू उइगर्स ऑफ जिनजियांग सेज MEA, यानी कि अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया फ्राइडे में और इंडिया ने कहा है कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, गारंटी ह्यूमन राइट्स देनी चाहिए उइगर मुस्लिम जो परेशान है जिनजियांग रीजन में। The statement comes a day after India abstained on vote on a draft resolution at the 51st regular session at the United Nations Human Rights Council to held a debate on the subject। इसी सब्जेक्ट को लेकर इसकी काउंसिल हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी, इसका सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। तो उस पर ही इंडिया ने क्या करी है, बात चली है कि उनका कह दिया जाए, उनके ह्यूमन राइट्स दिए जाएँ उइगर मुस्लिम्स को। India on Friday addressed the issue of the Uyghurs of Xinjiang directly for the first time, saying that the community human rights should be respected, यानी कि कम्युनिटी के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑफिशियली स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदम Bagchi said that the government of in India had taken notes of the human rights assessment of Xinjiang, यानी कि जो जिंजियांग में मुस्लिम्स परेशान है उइगर मुस्लिम्स, उनको रिस्पेक्टेड और ह्यूमन राइट्स उनके मिलने चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ पढ़नी है, एक तो उइगर मुस्लिम्स के बारे में, एक जिनजियांग की पोजीशन देखनी है कहाँ है वर्ल्ड मैप में, और दूसरा हमें पढ़ना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। तो सबसे पहले उइगर मुस्लिम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उइगर्स, इनको हम स्पेल भी कर सकते हैं उइगर्स या फिर उइगरस, तुर्किक एथनिक ग्रुप हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एंड कल्चरली एफिलेटेड विद द जनरल रीजन ऑफ सेंट्रल और ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट होती हैं। ज़्यादातर ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया से आए हुए लोग हैं। उइगर्स रिकॉग्नाइज एज ए नेटिव टू द जिनजियांग में ज़्यादातर रहते हैं। उइगर ऑटोनोमस रीजन है नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो जिनजियांग है। दे आर वन ऑफ द चाइनाज 55 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटीज हैं, यानी कि 55 में ये भी आते हैं जो चाइना की रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। The Uyghurs are recognized by the Chinese government as regional minorities and the titular peoples of Xinjiang। जो चाइना की गवर्नमेंट है वो इन्हें रिकॉग्नाइज करती है एज ए रीजनल माइनॉरिटी है, यहाँ की जिनजियांग की एक माइनॉरिटी है। The Uyghurs have transitionally inhabited in series of an oases scattered across the Taklamakan deserts with the Antaremin basin. These oases have historical existed in independent state or were controlled by many civilizations including China। ये जो उइगर मुस्लिम हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट में रहते थे पहले, फिर इन्हें कंट्रोल कर लिया गया बहुत सारी सिविलाइजेशंस के द्वारा, जिसके अंदर चाइना, मंगोल्स आते हैं, तिब्बत एंड वेरियस तुर्किक पॉलिटिक्स आती है उसके अंदर। उइगर्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बिकम इस्लामिस्ट इन 10th सेंचुरीज, यानी कि उइगर्स ने क्या किया, एक्सेप्ट किया किस चीज़ को, इस्लाम को 10th सेंचुरीज में। और बहुत सारे ज़्यादातर उइगर्स को आइडेंटिफाई किया गया एज ए मुस्लिम बाय द 16th सेंचुरी। Islam has since plays an important role in Uyghur culture and identity. An estimated 80% of Xinjiang Uyghurs still live in इस तैरिन बेसिन में। ज़्यादातर क्या होते हैं, 80% जो उइगर्स हैं वो रहते हैं जिनजियांग वाले रीजन में। द रेस्ट ऑफ जिनजियांग उइगर्स मोस्ट लाइव इन उरुमकी इन द कैपिटल ऑफ जिनजियांग में ज़्यादातर रहते हैं। 80% तैरिन बेसिन में और 20% कहाँ रहते हैं, उरुमकी जो कैपिटल है जिनजियांग की, which is located in the historical region of Junjia में। The largest community of Uyghurs living in another region of China is the Uyghurs living in the Tonkin country में भी रहते हैं in the north center Yunnan। Significant diasporic communities of Uyghurs स्थित in other Turkic countries such as कजाकिस्तान में भी देखने को मिल जाएंगे, किर्गिस्तान में भी, उज्बेकिस्तान में भी, तुर्की में भी। सिमोलर कम्युनिटीज़ लिव इन सऊदी अरेबिया में भी रहते हैं, जॉर्डन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, रशिया में भी और स्वीडन में भी ये थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इनकी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन इनकी आपको चाइना में देखने को मिल जाएगी, फिर कजाकिस्तान, तुर्की में, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, पाकिस्तान में भी कुछ उइगर्स मुस्लिम रहते हैं, यूएसए में, सऊदी अरबिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान में। उइगर्स अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जापान में, स्वीडन में, कनाडा में, जर्मनी में, मंगोलिया और यूक्रेन। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं उइगर्स, इनू मंडेरियन। मंडेरियन एक चाइनीज़ फॉर्म ही है लैंग्वेज का। रशियन में। रिलीजन क्या है इनका, प्रोडोमिनेटली ये सुन्नी इस्लाम है, यानी कि सुन्नी इस्लाम में भी दो होते हैं, जैसे सुन्नी और सिया, तो उसमें सुन्नी में एक्सेप्ट करते हैं। हिस्टोरिकली बुद्धिज़्म, नॉर्डेज माइनॉरिटीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रिलेटेड एथनिक ग्रुप्स उज्बेक्स और अदर तुर्किक पीपल्स से रिलेट करते हैं। अब हमने उइगर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं ये कहाँ पर रहते हैं।
तो जिनजियांग वाले रीजन में ये आपको नॉर्थ वेस्ट में चाइना के देखने को मिल जाएगा। जिनजियांग बहुत बड़ा रीजन है जिसके अंदर ये रहते हैं। जिनजियांग का रीजन जो है उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो कजाकिस्तान है, इंडिया भी थोड़ा सा बाउंड्री उससे शेयर करता है, पाकिस्तान भी, ये सब क्या है इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। अब हमें पढ़ना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। ये एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसका मिशन है कि वो प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट्स। जो भी पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स में उनके ऊपर ये बात करे, डिबेट करे, उनको प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे पीपल्स के। काउंसिल के अंदर 47 मेंबर्स हैं इलेक्टेड फॉर स्टैगर्ड 3 इयर्स टर्म्स के लिए। उन्हें रीजनल ग्रुप के बेसिस पर चुना गया है। हेडक्वार्टर काउंसिल्स का आपको यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। काउंसिल इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि काउंसिल जहाँ पर भी एलिजिज हो रहा है, यानी कि जहाँ पर भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के साथ, पीपल्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के उनके यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एंड एड्रेसिंग थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज लाइक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उन्हें देना चाहिए, असेंबली देनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें देना चाहिए। ये सब बताता है कौन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन देना चाहिए, वीमेंस राइट्स देने चाहिए, एलजीबीटी राइट्स देने चाहिए, राइट्स ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ देनी चाहिए। काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 मार्च 2006 में। इसको रिप्लेस किया गया। किसने रिप्लेस किया? सबसे पहले कौन थी इससे पहले बॉडी? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको हम UNCHR भी बोलते थे। काउंसिल का वर्क है कि वो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को एंगेज करे और यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा ही काम करें। काउंसिल को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है इंक्लूडिंग मेंबर कंट्रीज दैट एंगेज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 15 मार्च 2006 में। टाइप इसका सब्सिडियरी ऑर्गन है। लीगल स्टेटस इसका एक्टिव, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसके फेडरिकोस विलेजेस है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये आता है। अब देख लेते हैं हमें नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम इंडिया और यूके के डिटेल में रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी बताया है एमईए स्पोक्स पर्सन जो हैं अरिंदमन बगसी ने बताया है कि इंडिया और यूके के जो ट्रेड इम्पैक्ट है वो थोड़े लेट देखने को मिल जाएंगे, उनमें डिले देखने को मिल जाएगा, उनका अक्टूबर डेडलाइन देखने को मिल जाएगा। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? यूके और इंडिया के रिलेशन और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो इंडिया यूके के रिलेशंस की बात करें तो इसको हम इंडियन ब्रिटिश रिलेशन भी बोल सकते हैं या इंडो ब्रिटिश रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया और यूके के। इंडिया एक हाई कमीशन है लंदन में, इंडिया का हाई कमीशन आपको लंदन में देखने को मिल जाएगा। एंड 2 कंसुलेट्स जनरल हैं बिरमिंगम्स में एंड एडिनबर्ग में। यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर्स हैं न्यू दिल्ली में, यानी कि यूके के हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली में। एंड 5 डिप्टी हाई कमीशंस मुंबई में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे। बहुत कंट्रीज फुल मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, यानी इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को। यूनाइटेड किंगडम की इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी 1.5 मिलियन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इंडियन पॉपुलेशन भी है 1.5 मिलियन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके डेविड कैमरॉन्स डिस्क्राइब इंडियन ब्रिटिश रिलेशन एज द न्यू स्पेशल रिलेशनशिप 2010। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, वो डेविड कैमरॉन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन ब्रिटिश रिलेशन से एक न्यू स्पेशल रिलेशनशिप में 2010 में, ऐसे बताया। अब शॉर्ट में इनके रिलेशन की बात करें तो यूके डिप्लोमेटिक मिशंस और इंडिया के बीच में हाई कमीशन ऑफ द यूके न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में देखने को मिल जाएगा। इनके एनओए ब्रिटिश हाई कमिश्नर्स टू इंडिया एलेक्स एलिक्स और इंडियन हाई कमिश्नर्स टू द यूनाइटेड किंगडम्स विक्रम दोरेस्वामी देखने को मिल जाएगी। अब हमें देखना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ी डिले देखने को मिली है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो एक ट्रीटी है या फिर एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलता है, जो फ्री ट्रेड एरियाज होते हैं कोऑपरेटिंग स्टेट्स के बीच में, जैसे इंडिया और यूके। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कंट्रीज के बीच में होते हैं, जिनके जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को लूज करने के लिए बिटवीन द टू ऑफ देम, जनरली टू एक्सपेंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। से क्या होती हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। और जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं अमंग द थ्री, और वो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होते हैं और बायलैटरल 2 कंट्रीज के बीच में।
एंड आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट एंड एग्री। ये थोड़े हार्ड होते हैं नेगोशिएट करने के लिए, एग्री करने के लिए। FTAs एक फॉर्म है ट्रेड पैक्ट्स डिटरमाइन द टैरिफ्स एंड ड्यूटीज दैट कंट्रीज इम्पोज एंड imports and export with the goal of reducing or eliminating trade barriers। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो FTA का मतलब ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, यानी कि दो कंट्रीज जो ट्रेड कर रही हैं आपस में, इम्पोर्ट्स कर रही हैं, एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, उनके बीच का जो ट्रेड बैरियर्स है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। उनके बीच में जो टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो हटें, जिससे कि उनके इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे हो सकें। सच एग्रीमेंट्स यूजुअली सेंटर चैप्टर्स प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, टैरिफ ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बट दे ऑल्सो ऑफन इंक्लूड क्लोजेज ऑन ट्रेड फैसिलिटेशंस एंड रूल मेकिंग एरियाज सच एज इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी कि इन चीज़ में भी अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर करती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में, कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, प्रोक्योरमेंट्स में, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड सैनिटरीज एंड फाइटोसैनिटरी इशूज़ में। Important distinction exists between the customs unions and free trade areas. Both types of trading blocks have internal agreement which parties it concludes in order to liberalize and facilitate trade among themselves, जिससे कि उनका जो ट्रेड है वो लिबरलाइज हो सके, बिल्कुल आसान हो सके, उसमें आज़ादी देखने को मिले, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं ट्रेड को लेकर, उनके ट्रेड बैरियर्स हट जाएं। तो उस चीज़ को लेकर इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बताया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।